कक्षा 10th की प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि हमें ये जो तीन संख्याएं दी हैं, यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। और यदि यह परिमेय संख्या है तो परिमेय जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर इन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आइए समझते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। तो पहला वाला क्वेश्चन हमें दिया है 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसे भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट होता है इसके आगे जो नंबर होते हैं, ठीक है, इतने ज़ीरो हम नीचे की साइड लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा 43 बट्टा कितने हैं, 1 से लेकर 9 तक की संख्या है। इसका मतलब 1 के आगे 9 ज़ीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 43/10 की घात 9, क्योंकि जितने ज़ीरो होते हैं उतनी इसकी घात बन जाती है। ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 43/10 की जगह हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसकी घात हो जाएगी 9, बराबर जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर हम उसका उल्टा कर रहे हैं। ठीक है। अब 43 इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9। तो ये कौन सी संख्या है, ये संख्या यहाँ पर देखने पर ही पता चल रही है कि यह p अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, इसमें हम लिख सकते हैं यह संख्या p अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, या फिर p अपॉन क्यू के रूप की है। तो जो p अपॉन क्यू के रूप की होती है वह एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन के लास्ट में हमसे क्या पूछा था, अगर यह एक परिमेय संख्या है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि इसके जो क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है। ठीक है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट हमें दिया है 0.120 1 2 उसके बाद 3 0। ठीक है, ऐसे ही ज़ीरो हमारे बढ़ते जा रहे हैं, 1 2, अब यहाँ पर 4 0, और ऐसे ही कंटिन्यू ये लाइन चलती रहेगी, फिर 1 2 आएगा और यहाँ पे 5 0। ठीक है, ऐसी जो संख्याएं होती हैं जो कंटिन्यू चलती रहती हैं, ठीक है, आगे की तरफ चलती रहती हैं, वो किस तरह की होती हैं, वो अशांत आवर्ती की होती हैं। ठीक है, अशांत होती हैं, अशांत होती है। ठीक है, और अनावर्ती होती है। अनावर्ती का मतलब हुआ कि जो संख्याएं रिपीट नहीं होती। ठीक है, रिपीट का मतलब है जैसे 1 2 के बाद सिर्फ 1 2 आ जाए, फिर 1 2 आ जाए, फिर 1 2 आ जाए, मतलब हर संख्या सेम आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, केवल 1 2 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो ऐसी संख्या जो होती हैं वो आवर्ती वाली होती हैं। ठीक है, और जो संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं वो अनावर्ती तरह की होती हैं। तो जो संख्याएं अनावर्ती होती है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब अनावर्ती है। अनावर्ती और अशांत होती हैं वो p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती। इसका मतलब यह संख्याएं परिमेय संख्या भी नहीं होती। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यह संख्या p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती। p अपॉन क्यू के रूप की नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और लास्ट में हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि आप क्यू के बारे में क्या कहेंगे। अब ये p अपॉन क्यू के रूप में लिखी ही नहीं जा सकती। ठीक है, तो इसमें क्यू आएगा ही नहीं, तो इसका जो आंसर होगा वो इतना ही होगा। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। ठीक,
और थर्ड वाले पार्ट में हमको दिया है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसके ऊपर लगा हुआ है बार। बार का मतलब होता है कि 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं ये बार बार रिपीट होती जाएंगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ 1 से लेकर 9 तक बार लगा हुआ है, इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या है वो बार बार रिपीट होती रहेंगी। फिर आ जाएगा इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ हम लगा देते हैं डॉट डॉट, मतलब ये संख्याएं अब कंटिन्यू चलती रहेंगी 1 से लेकर 9 तक की। तो जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है वो होती तो अशांत हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू चल रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये अशांत आवर्ती की होंगी। और साथ में यह अनावर्ती नहीं होती, यह आवर्ती होती है, क्योंकि ये संख्या कंटिन्यू रिपीट हो रही है, 1 से लेकर 9 तक की संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो ये आवर्ती होती है और इन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या होती है। तो अब हमें इसे पी अपॉन क्यू के रूप में चेंज करना है। ठीक है, और चेंज हम कैसे करेंगे, हमने 9th क्लास में जो तरीका पढ़ा था बार वाली संख्या को चेंज कैसे किया जाता है, ठीक है, हम उसी तरह से इसे चेंज करेंगे। तो वहाँ पे कैसे किया जाता है, हम इस संख्या को x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, माना x बराबर 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये डॉट 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 कंटिन्यू चल रहा है। तो पॉइंट के आगे जितने नंबर रिपीट हो रहे होते हैं उतने ज़ीरो लगा देते हैं एक के आगे। ठीक है, उस संख्या से हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं रिपीट हो रही है, 1 से लेकर 9 तक की रिपीट हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड में इतने से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो एक के आगे कितने जीरो आ जाएंगे, 9 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 जीरो कि हम x से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा एक के आगे 9 जीरो और x। ठीक है, बराबर, और इस पूरी संख्या की अगर हम इससे गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये जितने हमारे जीरो होते हैं उतना पॉइंट जो होता है वो आगे की तरफ चला जाता है। तो हमने इस संख्या से इसकी अगर गुणा की तो हमारा पॉइंट 9 नंबर आगे चला जाएगा। तो कहाँ चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, फिर इसके आगे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कंटिन्यू नंबर चल रहे हैं। अब हम यहाँ पर दोनों साइड में x को माइनस कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर भी x को माइनस कर देंगे, 9 जीरो आएंगे, 6 7 8 9, x माइनस एक्स बराबर, इस पूरी संख्या में से भी हम x को माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम x का ये वाला मान रखेंगे। ठीक है, x हमें क्या दिया है, ये पूरा का पूरा जो है ये x है। इस पूरी संख्या में से इस वाली पूरी संख्या को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये पूरी की पूरी संख्या। ठीक है, ये है नीचे वाली संख्या और ये है एक्स वाली संख्या, जो एक्स का मान है हमें दिया हुआ है। तो माइनस कैसे करते हैं, ये जो नीचे वाला पॉइंट होता है, ठीक है, ये जो नीचे वाला पॉइंट होता है और ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, ये दोनों पॉइंट जो होते हैं वो आमने सामने ही आने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ये नीचे वाली संख्या लिख दी है और यहाँ पे हमने ये एक्स का मान लिख दिया। ठीक है, तो ऊपर वाले पॉइंट के नीचे ही नीचे वाला पॉइंट आता है। तो आगे की जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी सेम है। ठीक है, सेम टू सेम है, तो ये सेम टू सेम जितनी भी होंगी ये सारी की सारी जीरो आ जाएंगी। एक ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस करेंगे तो आगे की सब संख्याएं जीरो आ जाएंगी। ठीक है, और 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और बाकी की ये पूरी संख्या ऐसे ही आ जाएगी। तो हमारी माइनस करके जो संख्या आएगी वो ये वाली आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में हमारा आया था 4 6। ठीक है, अब इसमें से इसे माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, उसका मतलब एक है, तो इस पूरी संख्या में से अगर एक को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 बार 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 बार 9 आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा x बराबर
ये पूरी संख्या। अब x के साथ में ये पूरी संख्या गुणा में, अब x के साथ में ये पूरी संख्या गुणा में है तो ये इधर भाग में चली जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सॉरी 8 9 नहीं आएगा यहाँ पे, 4 और 6 आएगा, ठीक। और इसके अपॉन में आ जाएगा 9 9 बार, ठीक है। तो जो संख्या हमें क्वेश्चन में दी थी, ठीक है, ये वाली संख्या हमें क्वेश्चन में दी थी, इसको हमने x मान लिया था, ठीक है। और x बराबर हमारा क्या आ गया, ये आ गया। इसका मतलब इस संख्या को अगर आप भाग करेंगे किससे, इस वाली संख्या से, तो वापस से आपको यही वाली संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना दिखाना था कि इसको हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये p अपॉन क्यू के रूप में आ गई है। इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। इसे हम p अपॉन क्यू के रूप में, p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन के लास्ट में हमसे जो पूछा था कि q के बारे में आप क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या अन्य संख्या भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो संख्या आई है 9999 आई है। इसका मतलब जो गुणनखंड होंगे वो दो दो के रूप में भी आ सकते हैं, 5 के रूप में भी आ सकते हैं, और इन दोनों के अलावा किसी और संख्या के रूप में भी आ सकते हैं।